हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास मैकेनिक्स की बीएससी पार्ट फर्स्ट। मैकेनिक्स आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी थर्ड यूनिट। यूनिट थर्ड। ठीक है, आप लोगों की सेकेंड यूनिट तक का सब कंप्लीट हो चुका। आप लोगों के डाउट्स वगैरह क्लियर हो चुके, न्यूमेरिकल्स करवा दिए हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं थर्ड यूनिट में। थर्ड यूनिट में भी आपकी बुक के अकॉर्डिंग 2 चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं, चैप्टर नंबर 7 एंड 8। ठीक है, 7th और 8 2 चैप्टर आपके आ रहे हैं। एक चैप्टर आपका रिलेटेड है सेंट्रल फोर्सेस से, केंद्रीय बल हम जिसे कहते हैं। ठीक है, एक चैप्टर है आपका केंद्रीय बल का और दूसरा है आपका डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन सुना है कभी? अवमंदित दोलन गति जिसे हम कहते हैं, अवमंदित आवर्ती गति। ठीक है ना, एक तो है आपका सेंट्रल फोर्सेस, केंद्रीय बल, और दूसरा है आपका डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन, अवमंदित आवर्ती गति। ठीक है, वैसे मुझे पता है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन भी 12th में आता है, शायद 11th में या 12th में कहीं आता है, तो आप लोगों ने भी पढ़ा जरूर होगा और सेंट्रल फोर्सेस भी पढ़ रखा होगा। ठीक है, केंद्रीय बल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रल फोर्सेस की, चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट करेंगे एंड देन 8 करेंगे स्टार्ट। ठीक है, चलिए ये जो यूनिट है यहाँ आपके मोस्टली क्या है, छोटी डेफिनेशंस कम ही है। अभी जो हमने फर्स्ट यूनिट की या सेकेंड यूनिट की वहां आपने देखा कई सारी छोटी छोटी डेरिवेशंस भी थी, जहाँ कुछ डेफिनेशन है या उनमें आपस में छोटे मोटे रिलेशंस वगैरह थे जो हमने प्रूव किए। ठीक है, यहाँ पे इस यूनिट से आपके क्या होंगे, बहुत बड़ी बड़ी डेरिवेशंस है और वो डेरिवेशंस एग्जाम में भी आती है। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको करवाऊंगी ही, वही जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग है। ठीक है ना, मोस्टली सारे के सारे आपके कभी ना कभी एग्जाम में आए हुए ही हैं, इसलिए तो बहुत ज्यादा ऐसे कोई छांटने वाली कंडीशन है नहीं। लेकिन जो भी डेरिवेशन हम यहाँ करेंगे तो काफी लेंथी डेरिवेशन से एग्जाम में भी आपको पूरी करनी पड़ेगी और फास्टली भी करनी पड़ेगी, इसीलिए आप लोग ध्यान देना, एक एक स्टेप बाय स्टेप समझते जाना। और क्लास लेने के बाद आप लोग के पास अगर टाइम हो तो रफ कॉपी में एक बार खुद से उसे करके देखिए, ताकि आपके उससे रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए केंद्रीय बल। केंद्रीय बल, ठीक है, या सेंट्रल फोर्सेस। तो जैसा कि सबसे पहले चीज तो नाम से ही क्लियर है, केंद्रीय बल किसे कहते हैं हम? सेंट्रल फोर्सेस से हमारा मतलब होता है कोई भी बल जो कि केंद्र की तरफ लग रहा हो। ठीक है, लेकिन केंद्र की तरफ लगने वाले बल को तो हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है ना, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं हम एक तो, और एक आपका अपकेंद्रीय बल होता है जो केंद्र से दूर की तरफ लेकर के जाता है। ठीक है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वगैरह जो होते हैं या सेंट्रीपिटल फोर्स, वो दोनों होते हैं। तो हमारे फिर केंद्रीय बल क्या चीज है? तो केंद्रीय बल वो बल होते हैं जिनकी क्रिया रेखा किसी केंद्र बिंदु से होकर गुजरती हो। अब वो केंद्र बिंदु से या तो केंद्र की तरफ हो उसके डायरेक्शन, या फिर केंद्र से दूर जा रही हो। ठीक है, लेकिन उसकी क्रिया रेखा जो है वो केंद्र से गुजरनी चाहिए। तो इस प्रकार के बलों को ही क्या कहा जाता है? केंद्रीय बल कहा जाता है। क्लियर है? केंद्रीय बल कहा जाता है। अब बल हमारे देखो जैसे कितने सारे बल होते हैं हमारे, उससे पहले चलो आप लोग पहले लिखो इसकी डेफिनेशन। एक जनरल सी डेफिनेशन समझ में आ गई ना, जिनकी क्रिया रेखा केंद्र की ओर हो, डायरेक्शन क्या है, केंद्र की तरफ हो या केंद्र से बाहर जाने की तरफ हो, लेकिन क्रिया रेखा केंद्र की ओर होनी चाहिए, केंद्रीय बल कहलाते हैं। तो लिखिए इसकी डेफिनेशन। वे बल जो सदैव किसी स्थिर निर्देश बिंदु की ओर, किसी स्थिर निर्देश बिंदु की ओर या उससे दूर बाहर की ओर इंगित होते हैं। बाहर की ओर इंगित होते हैं, इंगित मतलब डायरेक्शन उनकी होती है, इंगित होते हैं, क्या कहलाते हैं? उन्हें केंद्रीय बल कहते हैं।
केंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, या तो केंद्र की तरफ या केंद्र से बाहर, मतलब एक प्रकार से अपन क्या कह सकते हैं, ये अभी केंद्रीय बल, अब केंद्रीय बल, ये सभी एक तरीके से ये केंद्रीय बल ही है। ठीक है, डायरेक्शन चाहे केंद्र की तरफ हो चाहे केंद्र से बाहर की तरफ हो, मतलब उसकी क्रिया रेखा होगी केंद्र के अनुदिश ही, केंद्र से होकर गुजरती है उसकी क्रिया रेखा, डायरेक्शन भले ही बाहर हो या अंदर की तरफ हो। लिख लिया। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, अर्थात केंद्रीय बल में, अर्थात केंद्रीय बल में इसकी क्रिया रेखा हमेशा इस स्थिर बिंदु से होकर गुजरती है, हमेशा इस स्थिर बिंदु से होकर गुजरती है, हमेशा इस स्थिर बिंदु से होकर गुजरती है। ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, अतः वे बल जिनकी क्रिया रेखा सदैव बल के केंद्र बिंदु के पारित हो, सदैव बल के केंद्र बिंदु से पारित हो, केंद्र बिंदु से पारित हो, और जिसका परिमाण मैग्नीट्यूड, ठीक है, जिसका परिमाण, परिणाम में और परिमाण में डिफरेंस पता है ना, परिणाम मतलब तो होता है रिजल्ट, परिमाण मतलब होता है मैग्नीट्यूड, रिजल्ट मतलब आपको पता ही है किसी चीज का रिजल्ट, किसी चीज के हमें आउटकम्स क्या मिल रहे हैं, ठीक है, आउटपुट क्या मिल रहा है, वो एक तरह से उसके परिणाम हो गए। परिमाण का मतलब क्या होता है, उसकी एक तरह से क्वांटिटी पता करना, ठीक है, कि किसी की दिशा ये है और उसका परिमाण इतना है, मतलब क्या होगा कि इस डायरेक्शन में और इसका इतना अमाउंट जो है वो गति कर रहा है, ये होता है इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, वे बल जिनकी क्रिया रेखा सदैव बल के केंद्र बिंदु से पारित हो और जिसकी परिमाण नियत बिंदु से कण की दूरी स्मॉल r पर निर्भर करे, कण की दूरी स्मॉल r पर निर्भर करे, केंद्रीय बल कहलाते हैं, केंद्रीय बल कहलाते हैं, केंद्रीय बल कहलाते हैं। क्लियर है, तो हमने 2-3 टाइप की डेफिनेशन इसकी पढ़ ली, और केंद्रीय बल की डेफिनेशन आपसे जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें कई बार पूछा गया है, केंद्रीय बल किसे कहते हैं, इनके एक एग्जांपल दो, ठीक है ना। तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई कि वे बल जिनकी क्रिया रेखा केंद्र की तरफ हो, ठीक है, जिनकी क्रिया रेखा कहाँ, केंद्र के अनुदिश हो, डायरेक्शन चाहे केंद्र की ओर हो चाहे केंद्र से बाहर की तरफ हो, लेकिन वो क्या, केंद्र बिंदु से होकर के अगर गुजरे इसकी क्रिया रेखा तो वो क्या कहलाती है, उसका केंद्रीय बल कहलाते हैं। इस प्रकार के बल क्या कहलाते हैं, केंद्रीय बल कहलाते हैं। ठीक है, और इसमें आपकी जिस स्थिर बिंदु की बात हो रही है कि हमने कहा है कि इस स्थिर बिंदु से होकर के गुजरे, वो स्थिर बिंदु क्या कहलाते हैं, इस बल का केंद्र कहलाता है, बल का केंद्र कहलाता है। तो नेक्स्ट एरो लगा करके आप लिख लेंगे, एरो लगा करके लिख लीजिए, उपयुक्त स्थिर निर्देश बिंदु, उपयुक्त स्थिर निर्देश बिंदु बल का केंद्र कहलाता है, बल का केंद्र कहलाता है, बल का केंद्र कहलाता है। ठीक है, तो इनके बेस पे हम क्या देखते हैं, हमने ये बात कही कि एक प्रकार से हम क्या कहना चाह रहे हैं कि कोई केंद्रीय बल कौन सा बल होगा, जो एक तो हमेशा ही बल का जो भी केंद्र बिंदु है उसके पारित हो, और उसका जो परिमाण होगा वो किस पर डिपेंड करे कि उस नियत बिंदु से उस कण की दूरी कितनी है, जो भी बल का केंद्र बिंदु है वहां से उस कण की दूरी कितनी है उस पर डिपेंड करता हो। ठीक है, तो आपने बल के जैसे डिफरेंट आपने टाइप्स पढ़े होंगे। अगर हम गुरुत्वीय बल की बात करते हैं, गुरुत्वीय बल कौन सा,
जो कि दो अलग अलग किस में लगता है, द्रव्यमानों के बीच में लगता है। या गुरुत्वीय बल ही क्यों, आप कोई सा ही बल लो जो कि दो द्रव्यमानों में लगता हो, तो F बराबर हम क्या कह सकते हैं उससे, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और इनटू में क्या होता है, माइनस आर कैप। डायरेक्शन इसके हमने कहा था कि माइनस क्या होता है, इसमें हमेशा ही इसका अट्रैक्शन या फिर इसकी रिपल्शन की प्रकृति को प्रदर्शित करता है माइनस साइन, ठीक है। इसी प्रकार से हम अगर दो आवेशों के लिए बात करते हैं तो आवेशों के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, के m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसकी क्रिया रेखा क्या होती है आपके पास, इनटू में परिमाण इसका आर कैप के फॉर्म में होता है। तो ये जो डिफरेंट प्रकार के अथवा, ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकार के बल हैं। तो आप यहाँ से क्या देख सकते हो, अगर हम F को परिभाषित करना चाहें वेक्टर F बराबर, तो आप ये देखेंगे कि ये मान जो है ये तो हमारे पास बल का जो मेन रिजल्ट निकलेगा, परिमाण निकलेगा। मतलब हमारे पास वेक्टर मोड ऑफ F के बराबर है, परिमाण मोड के बराबर है, ठीक है। और डिपेंड किस पर कर रहा है, आर के पर। तो ये हम इस प्रकार से किसको प्रदर्शित कर सकते हैं, किसी भी हमारे केंद्रीय बल को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो F बराबर किससे प्रदर्शित किया जाता है, मॉड ऑफ F आर कैप के बराबर, ठीक है। अगर आप मोड को हटा देते हो तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं F बराबर, तब प्लस माइनस आ जाएगा, R प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो प्लस माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, F ऑफ आर आर कैप। ये होता है आपका केंद्रीय बल, लिख लीजिए। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकार के बल यहाँ लिख लेना। ये कौन सा बल है हमारा, गुरुत्वीय बल से, ठीक है। और ये कौन सा होता है, सॉरी यहाँ पे तो Q1 Q2 होता है ना, दो आवेशों के मध्य Q1 Q2 होता है, ठीक है। ये कौन सा होता है हमारा, स्थिर वैद्युत बल, जिसको हम कहते हैं स्थिर वैद्युत बल, ठीक है। तो ये दोनों डेफिनेशन से क्लियर है कि डिपेंड कहाँ करता है इसका मैग्नीट्यूड जो है, कि डायरेक्शन इसकी क्या है, नेगेटिव या पॉजिटिव साइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम ये तो हमारा परिमाण इससे आता है, रिजल्ट इसकी क्वांटिटी कितनी है वो तो हम इन वैल्यू से निकालते हैं। ये तो केवल क्या है, इसका डायरेक्शन आपको प्रदर्शित कर रहा है, या फिर कि दो कण है या दो द्रव्यमान है या दो आवेश है, उसमें आकर्षण हो रहा है, प्रतिकर्षण, केवल उसको प्रदर्शित कर रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, केंद्रीय बल कहलाता है। इस प्रकार से हम इसे प्रदर्शित करते हैं, केंद्रीय बल। लिख लिया, नीचे लाइन लिखिए, उपरोक्त समीकरण में धनात्मक चिन्ह बल की प्रतिकर्षण प्रकृति व ऋणात्मक चिन्ह नेगेटिव साइन, ऋणात्मक चिन्ह बल की आकर्षण प्रकृति को प्रदर्शित करता है। ऋणात्मक चिन्ह बल की आकर्षण प्रकृति को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये हमारी एक नॉर्मल जनरल इंट्रोडक्शन हुआ केंद्रीय बल का। क्लियर है, समझ में आ गया। आकर्षण प्रतिकर्षण प्रकृति हमें साइन से कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक डालिए, हम देखते हैं कि केंद्रीय बल की जो भी जनरल इसके गुण क्या क्या होते हैं, इसके जनरली फीचर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग देखिए, केंद्रीय बलों के अधीन, हेडिंग डालिए, केंद्रीय बलों के अधीन गति के सामान्य लक्षण, मतलब एक प्रकार से किसी कण की गति पर केंद्रीय बल का क्या प्रभाव होगा, ये हम डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है। कि अलग अलग हम इसके गुण निकालेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि कण की गति कैसी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले एक पॉइंट आप लिखिए,
इसका लिखेंगे कोणीय संवेग संरक्षण। इसका मतलब केंद्रीय बलों के लिए आपका कोणीय बल क्या होता है, हमेशा संरक्षित होता है। तो कोणीय संवेग संरक्षण। कोणीय संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण, ठीक है, लिख लिया। अब देखो, सबसे पहले हम बात करें कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, कैसे रहता है। हमने बताया केंद्रीय बल, तो इसकी क्रिया रेखा तो कहाँ होगी, केंद्र की तरफ होगी, ठीक है। और केंद्र की तरफ होने का मतलब आपको पता है कि इसका मतलब बलाघूर्ण लगता है। अगर हमने बलाघूर्ण जो पढ़ा था, अगर हम किसी भी पिंड पर बलाघूर्ण की बात करें तो हमने क्या देखा था कि बलाघूर्ण सदैव केंद्र से दूर लगता है ना। हमने इसके एक दो एग्जांपल्स देखे थे, कौन से, कि जैसे वो जो चक्की होती है हाथ से चलाई जाती है, कि उसमें वो जिसको पकड़ के हम घुमाते हैं वो क्या होता है, उसके केंद्र से दूर लगा होता है। या फिर हमने देखा था कि जो दरवाजे होते हैं, दरवाजों का जो हैंडल होता है वो उसके कब्जों से दूर लगाए जाते हैं। वो किसका, बलाघूर्ण का ही तो एग्जाम्पल था ना। नहीं तो बलाघूर्ण क्या होगा कि तभी तो केंद्र से दूर लगता है, मतलब बलाघूर्ण। अगर आपने एक तरीके से जहां दरवाजे का जो आपने कब्जा लगा रखा है, अगर आप वहीं पे बल लगाओगे तो दरवाजा खुलेगा क्या, नहीं खुलेगा। वो खुलता कब है, जब हम उससे दूर, जहाँ हैंडल लगाया जाता है वहां बल लगाते हैं, तब वो अपना जो भी उसका फिक्स अक्ष है उसके चारों तरफ वो पिंड रोटेट करता है। सेम आटे की चक्की में होता है। अगर मान लो जिस जगह बीच में जो जगह खाली होती है जहाँ हम कोई अनाज डालते हैं, अगर हम वहीं पर वो लकड़ी भी लगा दे तो इतना स्पीडली घूमेगा क्या, नहीं घूमेगा वहां पे, तब वो अपनी जगह फिक्स रहेगा। क्यों, क्योंकि वहां बलाघूर्ण नहीं लगेगा, सारा बल हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो बीच में जगह होता है, स्पेस दिया होता है जिसमें से आपने कोई अनाज डाला, और चक्की से दूर इस जगह पे कुछ इस टाइप का होता है। तो देखो बीच में ये तो खाली स्पेस होता है, इसके नीचे इस प्रकार से दो होते हैं, है ना। ये तो बीच में खाली स्पेस जहां हम कुछ भी अनाज डालते हैं, और ऑलमोस्ट इस जगह पे हमारे पास एक लकड़ी का खूंटा सा लगा होता है जिसको पकड़ करके घुमाया जाता है। अब सोचो अगर ये खूंटा बीच में ही लगा होता तब क्या आप इसको घुमा पाते, इतनी स्पीडली नहीं। तो इसलिए बलाघूर्ण सदैव केंद्र से दूर लगता है। इसका मतलब हम क्या क्या कह सकते हैं कि केंद्रीय बल के लिए बात हो रही है, इसका मतलब बलाघूर्ण तो नहीं लगेगा, बलाघूर्ण तो केंद्र से दूर होता है, इसका मतलब बलाघूर्ण अनुपस्थित होगा। और बलाघूर्ण से हमने टॉ बराबर क्या पढ़ा था, dj अपॉन dt। तो बलाघूर्ण जीरो होने का मतलब क्या है कि dj अपॉन dt, मतलब j में परिवर्तन जीरो है, इसका मतलब j बराबर कांस्टेंट होगा, तो j संरक्षित रहेगा, ठीक है ना। तो यही चीज हमें प्रूफ करनी है। ये इसके कुछ हम एक दो चार सामान्य प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं कोणीय संवेग संरक्षण के लिए, ठीक है। तो पहले लिखो, केंद्रीय बल की क्रिया रेखा केंद्रीय बल की क्रिया रेखा सदैव बल के केंद्र से गुजरती है, सदैव बल के केंद्र से गुजरती है, फुल स्टॉप। अतः केंद्र के सापेक्ष कण पर कोई बाह्य बलाघूर्ण कार्य नहीं करेगा, कोई बाह्य बलाघूर्ण कार्य नहीं करेगा। ब्रैकेट में लिखना, चूंकि बलाघूर्ण सदैव केंद्र से दूर लगता है, बलाघूर्ण सदैव केंद्र से दूर लगता है, सदैव केंद्र से दूर लगता है, फुल स्टॉप, ब्रैकेट बंद करके फुल स्टॉप। अतः कोणीय संवेग संरक्षित होगा, अतः कोणीय संवेग संरक्षित होगा, कोणीय संवेग संरक्षित होगा, ठीक है। इसका मतलब आप देखिए हम क्या कह सकते हैं, केंद्रीय बल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। केंद्रीय बल के लिए संरक्षित रहेगा, कैसे। तो अभी हमने सबसे पहले केंद्रीय बल की डेफिनेशन क्या देखी, वेक्टर F इक्वल टू प्लस माइनस एफ ऑफ आर इंटू में आर कैप, एफ ऑफ आर कैप, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला देखा, लगा लेते हैं। ये हमने अभी केंद्रीय बल का फॉर्मूला देखा। हम क्या करें, अगर दोनों तरफ हम वेक्टर आर से सदिश गुणन कर दें, दोनों तरफ, यहाँ लिख लो, ये कहाँ से आया,
केंद्रीय बल की परिभाषा से। ठीक है, तो दोनों तरफ आर वेक्टर क्या है, स्थिति सदिश से सदिश गुणन करने पर क्या बन जाएगा, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ बराबर प्लस माइनस एफ ऑफ आर आर कैप क्रॉस वेक्टर आर। ठीक है, आर क्रॉस एफ किसके बराबर होता है, टॉ के बराबर, बला गुणन पता है आपको, प्लस माइनस यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, एफ ऑफ आर है ही। अब यहाँ पे देखो वेक्टर आर तो आ ही रहा है और क्रॉस में आर के पता है किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर, वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर के बराबर होता है कि नहीं, वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर। तो यहाँ हम लिख देंगे वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर, आर के बराबर लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो आर के क्रॉस आर के, हमने कल भी डिस्कस किया था कि समान कणों का सदिश गुणनफल हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। जैसे कि आई के क्रॉस आई के बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब ये पूरा मान किसके बराबर होगा, टॉ बराबर आ जाएगा हमारे पास जीरो। ठीक है, क्योंकि टॉ बराबर क्या होता है, डीजे अपॉन डी टी एम्प्लाइज, हम क्या लिख सकते हैं कि डीजे अपॉन डी टी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, एम्प्लाइज जे बराबर क्या हो जाएगा, नियत, मतलब जे का मान नियत रहेगा या संरक्षित रहेगा, लिख लीजिए। ठीक है, नीचे लिख लेना, अतः केंद्रीय बल के अंतर्गत, अतः केंद्रीय बल के अंतर्गत गति कर रहे कण का, गति कर रहे कण का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट लिखिए सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट लिखिए, केंद्रीय बल के अंतर्गत, केंद्रीय बल के अंतर्गत गति सदैव एक समतल में होती है, केंद्रीय बल के अंतर्गत गति सदैव एक समतल में होती है, यह हमारा हेडिंग है, गति सदैव एक समतल में होती है। ठीक है, हम क्या मानते हैं, हमने मान लिया कोई भी कण है वो क्या कर रहा है, किसी भी एक तल, जैसे मान लियो हमने एक्स वाई तल में कोई हमारा कण बताया, हमने एक्स तल है वाई तल है, यहाँ हमने कोई हमारा कण पी बता दिया, पी क्या कर रहा है, एक्स वाई तल में गति कर रहा है, किसके साथ में गति कर रहा है, अपने v वेग से गति कर रहा है। ठीक है, और मूल बिंदु के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, वेक्टर आर हो जाएगा, ये y हो गया, जीरो हो गया। क्लियर है, तो हम क्या लिखें, माना कोई कण P क्या कर रहा है, एक्स वाई तल में v वेग से गति कर रहा है। ठीक है, जिसका स्थिति सदिश क्या होगा, वेक्टर आर है। ठीक है, तो अभी हमने क्या बताया, इसका कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, तो जे की परिभाषा से जे बराबर हमने क्या बताया था, आर क्रॉस पी के बराबर बताया था।
ठीक है। और P बराबर क्या होता है एम बी, आर क्रॉस एम बी। ठीक है, यहाँ हम m बाहर ले लें अदिश राशि, तो हम क्या लिख सकते हैं r क्रॉस v को लिख सकते हैं। इसका मतलब इससे हम क्या देख सकते हैं इस इक्वेशन से कि r और v एक दूसरे के लंबवत है और j भी क्या है इन दोनों के लंबवत दिशा में है। ठीक है, r और v एक दूसरे के लंबवत है और j क्योंकि इनका क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर है, j भी इनके लंबवत होगा। ठीक है, और j का मान क्योंकि हमने पहले ही बता चुके हैं कि j का मान कैसा होता है पूरी गति के कारण, इसका मान भी निश्चित रहेगा और इसकी दिशा दोनों के दोनों नियत रहेंगे, हम पहले बता ही चुके हैं। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि कण की गति भी क्या होगी सदैव इस तल में ही होगी। ठीक है, इतना लिख लीजिए नोट करके और इसके बाद में लिखना शुरू करो। लिख लिया, इन दोनों के लंबवत, ये दोनों किस तल में है एक्स वाई तल में है। j का मान इन दोनों के लंबवत, तो एक्स वाई के तल के लंबवत मतलब कौन सी दिशा हो जाएगी j की z दिशा हो जाएगी। भाई एक्स वाई तल के लंबवत तो z ही होता है, इसका मतलब j का मान नियत रहेगा इस z दिशा में। ठीक है, तो लिखिए इतना लिख लिया। इसके आगे लिखो अर्थात वेक्टर j एक्स वाई तल के लंबवत होगा, एक्स वाई तल के लंबवत होगा अर्थात z दिशा में होगा, अर्थात z दिशा में होगा। फुल स्टॉप। चूंकि केंद्रीय बल के लिए, चूंकि केंद्रीय बल के लिए कोणीय संवेग सदैव संरक्षित रहता है, सदैव संरक्षित रहता है। ब्रैकेट में लिखना इसके परिमाण व दिशा दोनों नियत रहेंगे, ब्रैकेट में लिखना इसके परिमाण व दिशा दोनों नियत होंगे। ब्रैकेट पर अर्थात संपूर्ण गति के दौरान, अर्थात संपूर्ण गति के दौरान वेक्टर j का मान x अक्ष के अनुदिश ही रहेगा, x अक्ष के अनुदिश ही रहेगा। इसीलिए वेक्टर r व वेक्टर v भी सदैव x y तल में ही गति करेंगे। वेक्टर r व वेक्टर v भी सदैव x y तल में ही रहेंगे। क्लियर है? तो ये हमारा टॉपिक कौन सा कंप्लीट हो गया कि केंद्रीय बल के अंतर्गत गति सदैव एक ही तल में होती है। तो यहाँ से हमने देख ली कि गति इनकी एक तल के सापेक्ष होगी। ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट लिखिए थर्ड पॉइंट। ये सब इसकी क्वालिटीज है, एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है आपसे, इसमें से कोई एक पूछ लेगा वो ये प्रूफ करके बताओ केंद्रीय बल के लिए कोणीय वेग का मान संरक्षित रहता है, कोणीय संवेग का मान, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा यहाँ से। थर्ड लिखो केंद्रीय बल के अंतर्गत कण का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है, कण का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। ये हमारा हेडिंग, ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है। ठीक है, कि केंद्रीय बल के अंतर्गत क्षेत्रीय वेग भी नियत होगा। ठीक है, और हमने प्रूफ किया ही था। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे केपलर के द्वितीय नियम से, याद है कुछ केपलर का द्वितीय नियम, अभी थोड़ी दिन पहले ही हमने पढ़ा था क्षेत्रीय वेग के बारे में। केपलर के द्वितीय नियम से हमने क्या पढ़ा था, dA/dt बराबर हमने देखा था J/2m। J क्या है कोणीय संवेग, A होता है एरियल वेलोसिटी, जो हमने अभी बात कर रहे हैं इसका क्षेत्रीय वेग का। ठीक है, लिख लेना यहाँ पे, जहां J कोणीय संवेग, A आपका क्या है
क्षेत्रीय वेग, एरियल वेलोसिटी, क्षेत्रीय वेग। ठीक है, अब चूंकि J बराबर तो कांस्टेंट है, हम पहले ही बता चुके हैं, J बराबर नियत है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास dA बटे dt, dA बटे dt का मान किसके बराबर हो जाएगा, किसी नियत मान के बराबर, कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि A का मान भी क्या होगा, किसी कांस्टेंट के बराबर होगा। A का मान क्या होगा, किसी कांस्टेंट के बराबर होगा। ठीक है, किस कंडीशन में, यहाँ से पहले चाहे लिख लेना कि यदि d/dt कैसा हो, 0 हो, परिवर्तन अगर 0, इसका मतलब कांस्टेंट कौन रहा होगा, A बराबर कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्लियर है, क्षेत्रीय वेग कैसा होता है, नियत होता है। लिख लिया। फोर्थ लिखिए नेक्स्ट। फोर्थ लिखिए, इंपॉर्टेंट भी है, एक आध बार एग्जाम में आया हुआ भी है आपका ये फोर्थ प्रॉपर्टी। क्या है, केंद्रीय बल संरक्षी होते हैं। केंद्रीय बल क्या होते हैं, संरक्षी होते हैं। हेडिंग है ये, केंद्रीय बल संरक्षी होते हैं। ठीक है, इसमें लिखिए केंद्रीय बल वेक्टर F बराबर क्या है, प्लस माइनस F(r) इंटू आर कैप। केंद्रीय बल वेक्टर F बराबर प्लस माइनस F(r) इंटू आर कैप के अंतर्गत यदि किसी कण को किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विस्थापित किया जाए, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विस्थापित किया जाए, तो हम देखेंगे कि यह किया गया कार्य केवल प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों का फलन है। केवल प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों का फलन है, कॉमा दोनों बिंदुओं के मध्य पथ पर निर्भर नहीं करता। दोनों बिंदुओं के मध्य पथ पर निर्भर नहीं करता, फुल स्टॉप। अतः केंद्रीय बल संरक्षी बल होते हैं। केंद्रीय बल संरक्षी होते हैं। ठीक है, संरक्षी बलों की हमने यही तो प्रॉपर्टी बताई थी कि वो क्या करते हैं, उनके द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो संरक्षी बल, अगर आपने किसी पिंड पर लगाया और विस्थापन हो रहा है तो किया गया कार्य जो F डॉट dx आएगा वो क्या होगा, केवल उन दोनों बिंदुओं का ही फलन होगा। उनके बीच में जो पथ तय किया गया है विस्थापन का उस पर इंडिपेंडेंट होता है, उससे स्वतंत्र होता है। ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, क्योंकि संरक्षी बलों के अंतर्गत कण की यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। कण की यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। अतः केंद्रीय बलों के अंतर्गत भी कण की कुल ऊर्जा नियत रहेगी। कण की कुल ऊर्जा नियत रहेगी और कुल ऊर्जा E बराबर क्या हो जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा के बराबर, और ये मान कैसा रहेगा, नियत रहेगा। लिख लिया। इसी में नेक्स्ट लाइन में लिखना, केंद्रीय बलों को स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता के रूप में भी लिखा जा सकता है। स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता के रूप में भी लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है, क्योंकि संरक्षी बल को भी तो हम इस तरीके से लिखते हैं और संरक्षी बल के बराबर ही होते हैं। केंद्रीय बल भी संरक्षी बल है, इसका मतलब आप इसे भी इस रूप में लिख सकते हो, तो F बराबर माइनस डेल्टा U के बराबर। ठीक है, लिख लो।
ये आपकी 4 तो हो गई इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज। ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में इसमें से कोई एक आध भी पूछ सकते हैं या कई बार चारों के चारों भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय बल का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टी समझ में आ गई। जे का मान कांस्टेंट होगा, उसकी वजह से एरियल वेलोसिटी का मान कांस्टेंट होगा। ये कैसे होते हैं, केंद्रीय बल होते हैं। और केंद्रीय बल के अंतर्गत किसी कण की गति क्या होगी, एक प्लेन में हमेशा सेम बनी रहेगी। ठीक है, उसके परिमाण और दिशा में परिवर्तन नहीं होगा। ये चारों प्रॉपर्टी समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हेडिंग दीजिए केंद्रीय बल क्षेत्र में केंद्रीय बल क्षेत्र में कण की गति के समीकरण। कण की गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स। ठीक है, और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमें जब आप फाइनल रिजल्ट पे आओगे तो आपको दो गति के समीकरण मिलेंगे जो पूरे सेंट्रल फोर्स के चैप्टर में यूज में आएंगे। ठीक है ना, गति के दो समीकरण हमें फाइनली मिलेंगे, वो हम देखेंगे किस तरीके से। डेरिवेशन थोड़ी सी लेंदी है, तो आप लोग चाहो तो साथ में फेयर में नोट करते जाओ या साथ में एक रफ कॉपी भी लेकर के बैठो कि जो भी यहाँ मैं सॉल्व करूँ उसे साथ के साथ आप लोग खुद भी करके देखो ताकि डाउट्स नहीं रहे बीच में। ठीक है ना, नहीं तो बाद में एक साथ देखोगे पूरा तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए। और एक एक स्टेप करके अपन चलते हैं यहाँ से। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए केंद्रीय बल क्षेत्र में कण की गति का समीकरण। तो देखो सबसे पहले हम स्टार्ट क्या करते हैं, हम मान लो कोई भी एक कण की बात करें जो कि हमारा एक्स वाई निर्देशांक में स्थित है, एक्स वाई तल में स्थित है, एक्स वाई। ठीक है, कौन सा कण हमने मान लिया है, कोई बिंदु P पर स्थित है कोई कण। ठीक है, हमने क्या ले लिया, मूल बिंदु के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश वेक्टर आर, ये मूल बिंदु, और कितना कोण बनाता हुआ है, थीटा कोण बनाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे थीटा पे भी ध्यान देना है, इसलिए सदिश इतना है और ये अपने बेस से कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। एक्स अक्ष के सापेक्ष एकांक सदिश क्या हो जाएगा, आई कैप, और वाई के सापेक्ष हो जाएगा जे कैप। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। ठीक है, ये मान लो ये हमने पूरा एक तरीके से ट्रायंगल बना दिया। समझ में आ गया, ये पी बिंदु पे हमारा क्या रखा हुआ है, कोई भी कण रखा हुआ है, इसका मेल बिंदु के सापेक्ष एकांक सदिश हमने बताया, सॉरी स्थिति सदिश है, और ये एक्स अक्ष के सापेक्ष एकांक सदिश और वाई अक्ष के सापेक्ष आई कैप और जे कैप। क्लियर है, तो यहाँ से आप एक्स और वाई को किस रूप में लिख सकते हो, एक्स बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, सिंपली हमने आर को ही एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, उसके घटक रूप में विभाजित कर रहे हैं। ठीक है ना, तो एक्स बराबर तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, और y बराबर क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। सबसे सिंपल लैंग्वेज में हम लिखते हैं, जानते हैं हम सब, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। आर को हमने क्या किया, एक तरीके से उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, कॉस थीटा और साइन थीटा के फॉर्म में। क्लियर है, अब हम क्या बात करें, अगर हमें क्या मान निकालना है, कुल त्वरण का मान निकालना है यहाँ पे कण की गति के लिए। तो गति के लिए हमें सिंपल सी बात है, गति क्या होगी, कण के पास कुछ त्वरण होगा तभी वो कुछ ना कुछ गति करेगी, तो उसके लिए हमें त्वरण का मान निकालना है। तो त्वरण का मान हम कैसे निकालेंगे, वेक्टर ए बराबर, अब आपको पता है ए बराबर क्या होता है, डीवी अपॉन dt होता है, और वेग क्या होता है कि किस समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन। वेग v बराबर क्या होता है, वेग क्या होता है आपका, कोई भी dx अपॉन dt मान लो, dy अपॉन dt या dr अपॉन dt हम मान लेते हैं, यही मान होता है ना। तो हम v को किस रूप में लिख सकते हैं, a को d स्क्वायर r अपॉन dt स्क्वायर। क्लियर है, तो इस फॉर्म में हम यहाँ कंपोनेंट रूप में लिखते हैं, तो हमारे पास क्या मान आ जाएगा, d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर आई कैप प्लस d स्क्वायर y अपॉन dt स्क्वायर
ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, त्वरण का मान आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अब हमें जो फाइनली हमें करना क्या है, पूरी डेरिवेशन में हमें त्वरण का मान निकालना है। और त्वरण के मान के लिए हमें डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर भी निकालना है और प्लस इसका मान भी निकालना है। तो ये हमारे पास एक्स वाई की समीकरण है। यहाँ से हम ये दोनों मान निकाल करके और त्वरण की इस इक्वेशन में रखते हैं और फिर देखते हैं हमारे पास फाइनली त्वरण का मान कितना आता है। ये करना है हमें इस डेरिवेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या डी एक्स अपॉन डी टी निकालते हैं। तो वन एम्प्लाइज समीकरण एक से क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी बराबर क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी। एक्स क्या है हमारे पास, आर कॉस थीटा। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे आप किसके रेस्पेक्ट में करोगे, एक और दो के रेस्पेक्ट में कर लो, दोनों को मिला करके। इसको मान लिया कोई हमने फर्स्ट है, इसको मान लिया सेकंड है। सिंपल सा है, एक और दो फलन मान करके हम इन दोनों का करते हैं। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे मान लो हमने दो को पहले लिख लिया कॉस थीटा, इनको नहीं आ रहा देखेंगे पहले यहाँ सामने कॉस थीटा एज इट इज लिख दिया, आर का किया हमने तो डी आर अपॉन डी टी प्लस आर एज इट इज लिख दिया। कॉस थीटा का अवकलन कितना हो जाता है, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा के रूप में हम लिख देते हैं इसको। तो आपके पास मान क्या आ जाएगा, वन सेकेंड, हमने एक बार इसको हम इस रूप में लिख देते हैं, सॉरी। हाँ, पहले हम इसको सॉल्व करके इस तरीके से लिख देते हैं। आर जैसे हमारे पास है, आर हम पहले ले लेते हैं। ठीक है, डी अपॉन डी थीटा किसका ले लिया हमने, डी अपॉन डी टी कॉस थीटा का करेंगे हम। ठीक है, और थीटा का वापस करेंगे तो क्या मान आ जाएगा हमारे पास, डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, कॉस थीटा में दोनों का मान ही होगा ना हमारे पास, डी अपॉन डी टी कॉस थीटा का भी होगा और प्लस थीटा का भी होगा। तो थीटा का, या फिर हम क्या करें, एक तरीके से आप ये मान लो कि डी थीटा से हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। इस इजी लैंग्वेज में समझ लो हमने क्या किया, देखेंगे एक बार फिर से। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान देनी है। ये हम थोड़ा चेंज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इक्वेशन उस अकॉर्डिंग बनानी पड़ेगी इसलिए। ठीक है ना, देखो सिंपली कॉस थीटा पहले लेके आर का कर दिया, क्लियर है। उसके बाद हमने आर बाहर ले लिया, हमें कॉस थीटा का करना था तो डी अपॉन डी टी कॉस थीटा ये हमने लिख दिया और डी थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिख लेना चाहे ब्रैकेट में डी थीटा से गुणा व भाग करने पर। डी थीटा से हमने क्या किया, सिंपली मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। क्लियर है, अब हमारे पास मान क्या हो जाएगा। अब हम इन दोनों को, क्योंकि वेरिएबल्स है, थीटा क्या है, कोई ना कोई वेरिएबल है, तो हम इनको एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे से। मतलब हम किस रूप में लिख दें समीकरण को, देखो ये तो आपके पास एज इट इज आ जाएगी कॉस थीटा डी आर अपॉन डी टी प्लस आर। हम क्या करें, कॉस थीटा का तो हमें करना है, कॉस थीटा का तो हम किसके रेस्पेक्ट में कर दें, थीटा के रेस्पेक्ट में। मतलब इसको हम लिख लें डी अपॉन डी थीटा कॉस थीटा का, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डी थीटा अपॉन डी टी, थीटा का भी टी के रेस्पेक्ट में। क्लियर है, लिख लीजिए पहले, इतना नोट कर ले। समझ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना यहाँ इस तरीके से क्यों किया, क्योंकि देखो जिनको नहीं समझ में आएगा फिर से देख लो। आपने 1 और 2 इन दोनों का हमें करना है। डिफरेंशिएशन नॉर्मल सा चीज है, मुझे पता है आपको भी आता होगा। आर पहले हमने cos थीटा लिख लिया, आर का कर दिया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है, आर। अब देखो एक्चुअली हमें करना किसका था, cos थीटा का करना था और टी के रेस्पेक्ट में। तो थीटा का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। पता है आपको भी, थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में ही होगा ऑब्वियसली। इसीलिए हमने क्या किया, डी अपॉन डी टी कॉस थीटा एज इट इज लिख के डी थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। डी थीटा कोई भी वेरिएबल है, यहाँ पे कोई भी चर संख्या है। ठीक है, उसके बाद हमने इसको एक्सचेंज कर दिया। तो हमने क्या किया, इसको डी अपॉन डी थीटा, अब कॉस थीटा का हो जाएगा अवकलन थीटा के रिस्पेक्ट में, और टी को हमने इसके साथ सेट कर दिया, डी थीटा अपॉन डी टी के फॉर्म में लिख लिया। क्लियर है, तो यहाँ पे आप देखो इसका कर दो तो आपके पास ये मान क्या आ जाएगा, आपके पास देखो कॉस थीटा, या हम ऊपर लिख लेते हैं
dx अपॉन dt है। dx अपॉन dt एक प्रकार से वेग का मान आ रहा है v x के रिस्पेक्ट में, बराबर क्या मान आ गया dx अपॉन dt बराबर क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू dr अपॉन dt। अब आप कर दो थीटा के रेस्पेक्ट में cos थीटा का, तो cos थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस में r साइन थीटा और इंटू में d थीटा अपॉन dt। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट किसका आया dx अपॉन dt का। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब हमें तो क्या करना था, 2 टाइम इसका डेरिवेशन करना है, डिफरेंशिएट करना है इसको। तो देखो दूसरी बार करते हैं हम इसको। हमने क्या लिया, अब हम लेंगे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर, आप चाहो तो इसको कोई नेक्स्ट थर्ड समीकरण लिख देना ताकि आपको क्लियर है। ठीक है, समीकरण 3 तक बात हो गई यहाँ पे। अब हमारे पास देखो हर एक में 2-2 है। ठीक है, इसमें भी फर्स्ट ये सेकंड इसको ले लो। अब यहाँ पे आपके पास वैसे तो r साइन थीटा और 3 हो गए, लेकिन 3 के रेस्पेक्ट में करने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, r साइन थीटा को कोई पूरा एक पार्ट मान लेते हैं फर्स्ट ये, और सेकेंड हम इसको मान लेते हैं। क्लियर है, हमने r साइन थीटा को किसी एक के रूप में ले लिया। तो अब हम दोनों का करके देखते हैं। तो हम एक तो क्या लिख लें डी अपॉन डी टी इसका कॉस थीटा डी आर अपॉन डी टी का, ठीक है, माइनस डी अपॉन डी टी किसका करना है हमें, क्योंकि दोबारा कर रहे हैं हम r साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी का। ठीक है, तो चलो अब एक एक को हम सबसे पहले करके देखते हैं। तो सबसे पहले इस फर्स्ट वाले का करते हैं, देखेंगे सब लोग। इसका कर रही हूँ मैं सबसे पहले फर्स्ट का। ठीक है, कैसे करेंगे, cos थीटा पहले हमने एज इट इज ले लिया, इसका कर दिया t के रिस्पेक्ट में, तो कितना आ गया डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। क्लियर है, प्लस डी आर अपॉन डी टी एज इट इज लिख दिया। ठीक है, और हमारे पास किसका माना जाएगा, फिर से हम cos थीटा का कर देंगे। तो cos थीटा का किसके बराबर होता है हमारे पास sin थीटा, तो बीच में क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा और डी थीटा अपॉन डी टी। अब यहाँ डी थीटा अपॉन डी टी मैंने डायरेक्ट लिखा है, अब अपने आप समझ जाना, यहाँ भी हमने वही वाला लॉजिक लगाया क्या कि टी के रिस्पेक्ट में तो हो नहीं सकता, मतलब डी थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया होगा हमने, तो डी अपॉन डी थीटा के रिस्पेक्ट में तो इसका किया, और डी थीटा अपॉन डी टी हमारे पास यहाँ आ गया है। ठीक है ना, आप बोलोगे कि मैम यहाँ कैसे कर दिया, उसी कॉन्सेप्ट से किया है, आपको ये खुद को समझना है, उसी कॉन्सेप्ट से किया है। एक तरह से डी थीटा अपॉन डी थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हमने, तो डी अपॉन डी थीटा कर दिया cos थीटा का, तो वो तो आ गया माइनस का sin थीटा, और ऊपर का डी थीटा और अपॉन में डी टी बच गया, जो हमने यहाँ लिख दिया ऐसे इज। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, माइनस में अब हम करेंगे इस दूसरे का। तो हम r sin थीटा पूरे को तो एक मान ही रहे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम किसका लें, माइनस में r sin थीटा एज इट इज लिख देते हैं। इसका कितना हो जाएगा डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। क्लियर है, प्लस डी थीटा अपॉन डी टी, ये किसका हो जाएगा इंटू में डी अपॉन डी टी ऑफ आर साइन थीटा। क्लियर है, डी अपॉन डी टी हमने किसका ले लिया, आर साइन थीटा का। अब नेक्स्ट स्टेप में हम फिर करके देखते हैं। तो देखो ये वाला टर्म तो आपके पास एज इट इज आ ही जाएगा, क्या रही है कॉस थीटा डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस डी आर अपॉन डी टी साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी, ये तो एज इट इज आ जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा आर साइन थीटा, तो हमारे पास आएगा एज इट इज आर साइन थीटा, और ये तो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, ये मान तो हमारे पास हो ही गया। प्लस अब डी थीटा अपॉन डी टी तो हमने लिख लिया, हमारा एज इट इज आ गया, और साइन थीटा इन दोनों का हमें दो बार, एक बार तो आर का कर देंगे हम डी आर अपॉन डी टी, ठीक है, और एक बार हम किसका कर देंगे साइन थीटा का कर देंगे। तो देखिए फिर मान आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस में डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है, इसके मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा आपके पास, एक बार तो हमने साइन थीटा एज इट इज लिख लिया, आर का किया तो क्या आ गया डी आर अपॉन डी टी, प्लस साइन थीटा का आपके पास कितना हो जाएगा, आर एज इट इज लिख देते हैं, साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा और थीटा का डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, यहाँ भी आपके पास सेम उसी कॉन्सेप्ट से हो रखा है, टी के रेस्पेक्ट में नहीं हो सकता होगा, थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड
किया हमने डी अपॉन डी थीटा के रेस्पेक्ट में, तो इसका कर दिया और डी थीटा अपॉन डी टी ऐसी चीज लिख दिया। नोट कर लीजिए, एक एक स्टेप समझना है, इसलिए मैंने कहा है कि ये आपको खुद कॉपी में करके देखोगे तब आपको एक एक स्टेप एज इट इज आएगी। चाहे यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा लो तो क्लियर रहेगा। डी थीटा अपॉन डी टी चाहे हम यहाँ लिख देते हैं उठा के इस पूरे के मल्टीप्लाई में, ठीक है ना, डी थीटा अपॉन डी टी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके देखेंगे। देखो हम इसको थोड़ा और अरेंज करते हैं अंदर, तो क्या मान आ जाएगा हमारे पास, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर का, है ना, बराबर ये मान तो एज इट इज हम लिख देते हैं कॉस थीटा। अब इन सबको अंदर या तो हम, अच्छा पहले एक बार तो हम अलग ही लिखते हैं, कॉस थीटा डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस डी आर अपॉन डी टी। ये दोनों आर एक ही है, ठीक है ना, कहीं कुछ लिखने में आ जाता है, अलग अलग नहीं है। डी आर अपॉन डी टी साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी, ये मान हो गया माइनस। अब यहाँ माइनस को, माइनस तो है ही, पहले हम थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक तो क्या आ जाएगा हमारे पास आर साइन थीटा डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो एक तो क्या आ जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी साइन थीटा डी आर अपॉन डी टी प्लस यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा आर कॉस थीटा और डी थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर, क्लियर है, स्क्वायर आ जाएगा। अब इन सबको खोल करके एक साथ लिख लेते हैं, फाइनल क्या आ जाएगा कॉस थीटा डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर माइनस डी आर बाय डी टी साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी माइनस, अब अंदर सब पे माइनस आ जाएगा, ठीक है, साइन थीटा डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस का डी थीटा अपॉन डी टी साइन थीटा डी आर अपॉन डी टी माइनस का आर कॉस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। क्लियर है, सारे स्टेप अप खोल के फाइनल रिजल्ट हमारे पास ये आ गया। अब हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, कुछ टर्म में तो हमें कॉस मिल रहा है, कुछ टर्म में हमें साइन मिल रहा है। जैसे यहाँ हमें मिल रहा है कॉस और कॉस मिल रहा है यहाँ पे, तो हम इन दोनों में से क्या कर लें, कॉस थीटा को हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा। एक तो हमारे पास बन गया ये, बाकी के तीनों में आ रहा है साइन थीटा, और तीनों में क्या आ रहा है, तीनों के तीनों टर्म माइनस की आ रही है, तो तीनों में से हम क्या करें माइनस भी कॉमन कर लेते हैं, माइनस कॉमन कर लिया तो हमारे पास क्या बन गया, एक मान तो हमारे पास आ गया, जैसे देखो एक मान आ गया ये, एक आ गया हमारे पास ये, और एक मान फाइनल हमारे पास आ गया डी थीटा अपॉन डी आर वाला, ठीक है। तो एक तो हमने क्या ले लिया आर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, इस टर्म से आ गया ये। अब इन दोनों में साइन थीटा कॉमन लेने पर सेम बचेगा, एक तो डी आर अपॉन डी टी और एक डी थीटा अपॉन डी टी सेम बचेगा, तो आपके पास प्लस का 2 बच जाएगा, क्या, एक तो डी आर अपॉन डी टी इंटू डी थीटा अपॉन डी टी, इसका मल्टीपल में है, पूरे के मल्टीप्लाई में है ये आपका साइन थीटा, लिख लीजिए। ये हमारे पास एक तरह से फाइनल रिजल्ट जो आया है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर का, ठीक है ना, और ये साइन थीटा इस पूरे के मल्टीप्लाई में है, ध्यान रखना जो हमने कॉमन लिया है। ठीक है, तो अब ये आपको पूरा समझ में आ गया, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर
सॉल्व करने पर यहाँ आया, और प्लस ए के फॉर्मूले में हमारे पास क्या था, दूसरा टर्म डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर था, मतलब वाई को भी इस तरीके से ही सॉल्व करना है पूरा, तो उसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, क्योंकि अब वाई को भी अगर हम पूरा इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम उसको डायरेक्ट लिखते हैं, और आपको तरीका भी बताती हूँ कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर से आप डायरेक्ट वैल्यू कैसे लिख सकते हो, क्योंकि पूरा अगर आप इसी तरीके से उसको भी करो तो 2 पेज में तो आपकी यही दोनों चीज़ें हो जाएंगी। तो यहाँ से हम डायरेक्ट ये लिख लेते हैं कि सिमिलरली डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर क्या मान हो जाएगा हमारे पास, तो y का मान आपके पास क्या था, r sin थीटा था, ठीक है, मतलब इसका जस्ट अपोजिट था। तो यहाँ पे देख लो ये कांस्टेंट मान, इसका मतलब बाकी पूरे में भी आएगा, cos थीटा की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, sin थीटा, क्यों, क्योंकि वहाँ sin थीटा का आप अवकलन करोगे तो आपके पास मान क्या आ जाएगा, cos थीटा, और cos थीटा का उल्टा लोगे यहाँ पे तो आ जाएगा sin थीटा, मतलब कि डायरेक्ट आप यहाँ से ऐसे बना करके लिख लो डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इंटू में साइन थीटा, एक टर्म तो आएगी ये, दूसरी टर्म क्या आ जाएगी, माइनस आ रहा है जो साइन थीटा कॉमन ले रखा है, हमारे पास वहाँ साइन थीटा ऑलरेडी है, उसका आप लोगे तो साइन थीटा का तो हो जाएगा कॉस थीटा, और माइनस की जगह हो जाएगा प्लस, मतलब मान क्या आ जाएगा आर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी आर अपॉन डी टी डॉट डी थीटा अपॉन डी टी इंटू में कॉस थीटा, ठीक है, ये हमारे पास आएगा। और जिनको लगे कि ये मान नहीं आ रहा है तो आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं, आप लोग पूरा बिल्कुल सेम जैसे ये निकाला है उसी तरीके से निकाल करके देख लो, और आप लोग को श्योरिटी हो जाएगी कि यही मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास कहाँ से आया है, समीकरण 2 को हमने सॉल्व किया है तब। तो अब हमारे पास डी स्क्वायर एक्स और डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर दोनों का रिजल्ट है, तो हम फाइनल ए के मान में रख देते हैं दोनों के दोनों मान, ठीक है। ए के मान में हम रख के देखते हैं हमारे पास क्या मिलता है। तो वेक्टर ए बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ए का मान हमारे पास क्या था, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इंटू में आई कैप था, मतलब ये पूरा मान किससे मल्टीप्लाई कर दें, हम आई कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आपको पता है ना ए का फॉर्मूला लिखा हुआ है ये आपके पास, उसमें देखो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर आई कैप से मल्टीप्लाई हो रखा था, तो सबको मल्टीप्लाई करो, तो देखो क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर कॉस थीटा आई कैप, क्लियर है, कॉस थीटा आई कैप हो गया हमारे पास, प्लस में दूसरा टर्म हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस हम ले लेते हैं और मान हम लिख देते हैं आर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी आर अपॉन डी टी डॉट डी थीटा अपॉन डी टी, कॉमन क्या ले लेते हैं, साइन थीटा और माइनस आई कैप, ठीक है, डायरेक्शन एक तरह से हमने माइनस की ले ली, क्लियर हो गया। ये पूरा मान तो हमारे पास किसका आ गया है, आई कैप का, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर आई कैप, प्लस में हमारे पास जे कैप से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो जे कैप से लेकर के हम देखते हैं डी स्क्वायर आई का मान, ये पूरा मान कर लो आप आई कैप का, प्लस प्लस में लिखो जे कैप इंटू दिस, क्या मान आ जाएगा, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इंटू में साइन थीटा और जे के प्लस आर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी आर अपॉन डी टी डॉट डी थीटा अपॉन डी टी साइन थीटा सॉरी कॉस थीटा जे के, ठीक है। ये पूरा हमारे पास जो फाइनल ए का मान आया है, इन दोनों मान को रखने पर ये मान आ गया हमारे पास, क्लियर है। ठीक है, अब हम देखो यहाँ से क्या देखें, ये दोनों मान सेम आ रहे हैं, ये दोनों मान यहाँ पे ए कॉमन आ रहे हैं, तो हम इनको कॉमन ले लेते हैं बराबर, भैया अब इसे सॉल्व करके छोटा तो करना पड़ेगा,
तो ये दोनों कॉमन लेते हैं तो क्या बन जाएगा हमारे पास, हमने कॉमन ले लिया डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ से, तो बच जाएगा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, आई कैप कॉस थीटा इस तरीके से लिखना, आई कैप कॉस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा, ये कॉमन आ गया। प्लस दूसरा हम ये दोनों कॉमन ले लें तो क्या मान मिल जाएगा, आर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2 dr बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी इंटू में कॉमन यहाँ से तो क्या आ जाएगा माइनस का आई कैप साइन थीटा और प्लस का जे कैप कॉस थीटा। ठीक है, नोट कर लो। ये हमारे पास फाइनल ए का मान आया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इन सब मानों को हम कुछ अलग ही नाम दे देंगे। कैसे अलग नाम हम क्या दे देंगे कि आप ये देखो कि यहाँ पर आपके पास जो मान आ रहा है मेनली आर के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है ना, मतलब जो भी हमारे पास डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर के फॉर्म में आ रही है, हमारे पास जो टर्म में आ रही है। ठीक है, तो हम इस पूरी टर्म को तो किसके रूप में मानते हैं, ए आर। इस पूरे को हम मान लेते हैं ए का भी आर। ठीक है, और ये मान हमारे साथ किसके आ जाएगा, आर कैप का। इस पूरे को हमने मान लिया आर कैप, ए के इस मान को हमने मान लिया ए आर के बराबर। क्लियर है। इसी तरीके से ये पूरा मान जो थीटा के फॉर्म में आ रहा है इसको हमने किसके बराबर मान लिया, ए थीटा, और इस मान को ये जो हमारे पास इसमें जो कॉमन आया इसको हम मान लेते हैं थीटा कैप। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स आई कैप जे कैप को मान लिया आर कैप और माइनस आई कैप जे कैप को मान लिया थीटा कैप। तो देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या मिल जाएगा। ऐसा इसलिए माना है क्योंकि अब हमेशा हम इतनी बड़ी इक्वेशन तो लिख नहीं सकते, बाकी हमें मान वही होगा। भाई कहीं आप पूरी इक्वेशन लिख दोगे ए आर के फॉर्म में, लेकिन जैसे ए आर का मान तो जो फाइनल है पूरा वही मान रहेगा, तो आप एक्सपेंड करके लिख सकते हो। तो अब आपके फाइनल ए बराबर क्या बन जाएगा, आप लिख देंगे ए को ए आर ए थीटा के रूप में लिखने पर क्या मान मिल जाएगा, वेक्टर ए बराबर ये पूरा ए आर। आप भी किसी अलग इंक से लिख लेना ताकि दूर से आपको एक नोटेशन आपको ध्यान में रहेगी किसको हमने क्या मान रखा है। ठीक है, ए आर आर के प्लस ए थीटा थीटा कैप, ये हमें फाइनल ए का मान मिल रहा है। वेक्टर ए बराबर क्या मिल जाएगा हमें, ए आर के प्लस ए थीटा थीटा कैप। ठीक है, जहाँ पे सारे मान हमारे पास क्या है, आर कैप बराबर हमने क्या माना है, आई कैप कॉस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा, और थीटा कैप बराबर क्या माना है, माइनस आई कैप साइन थीटा प्लस जे कैप कॉस थीटा। क्लियर है। इसको आप कोई समीकरण देना, पीछे शायद कौन सा समीकरण 3 तक लिखी थी, जो 4 देना, जो भी हो उसके अकॉर्डिंग आप अगले इसको समीकरण का नंबर दे देना। क्लियर है। तो ये दोनों आपके पास क्या, दोनों इन दोनों को तो हम क्या कहते हैं, ये दोनों एकांक सदिश आए आपके पास आर और थीटा के रूप में। ठीक है, तो ये दोनों तो हमारे पास एकांक सदिश हो गए हैं। साथ में ए आर बराबर यहाँ पर क्या है, ए आर बराबर है डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाय डी टी का होल स्क्वायर, ये है ए आर। और ए थीटा हमने किसको माना है, आर डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर को प्लस 2 डी आर बाई डी टी डॉट डी थीटा बाय डी टी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। नोटेशन इस तरीके से शॉर्ट में लिखा है, बाकी सबके मतलब ये हमें पता है ही, तो कहीं हमें एक्सपेंड करके लिखना हो तो भी लिख सकते हैं। ये आपके पास फाइनल किसका मान आ गया, हमारे रेडियल का मान आ गया। ठीक है, अब ये तो हमारे पास ए आया है, तो ए का हम यूज किस में करते हैं, एफ बराबर एम है गति के समीकरण के लिए। तो चूंकि वेक्टर एफ बराबर अब क्या होता है, एम ए के बराबर। ठीक है, और ए का मान हम लिख देंगे यहाँ से एफ बराबर
एम ए, तो ए आर आर कैप प्लस ए थीटा थीटा कैप। एफ बराबर किस रूप में लिख दिया हमने, ए आर आर कैप प्लस ए थीटा थीटा कैप के रूप में, ठीक है। जहाँ पे ए आर को तो हम क्या बोलते हैं, ए आर आपका रेडियल एक्सीलरेशन और ए थीटा आपका एंगुलर एक्सीलरेशन कहलाता है। ए आर आपका क्या कहलाता है, रेडियल एक्सीलरेशन, ठीक है, और ए थीटा क्या है आपका, एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। ये दोनों नाम इंग्लिश में याद रखो आप तो ज्यादा बेटर है। हिंदी में बता देती हूँ, ए आर को हिंदी में बोला जाता है त्रिज्यीय त्वरण और ए थीटा को बोला जाता है द्विंगशीय त्वरण, ठीक है। तो जिनको नहीं समझ में आ रहा हिंदी में लिख लो त्रिज्यीय त्वरण और द्विंगशीय त्वरण, उससे बेटर होगा कि आप रेडियल और एंगुलर के फॉर्म में ध्यान रखने मान, ठीक है। तो आपके पास ये मान आ गया। इन दोनों मानों से हम एफ का मान क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम ए आर और ए थीटा इन दोनों के अगर हम सारे मान रख देते हैं तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिल जाएगा, दोनों मानों को हम लिख के अलग अलग कर सकते हैं। तो एक तो हमें मिलता है एफ आर के लिए हम लिख रहे हैं एफ आर बराबर, एफ आर के फॉर्म में लिख सकते हो आप इसको, क्योंकि आर क्या है, कोई भी स्थिति सदिश के रूप में हम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो एफ आर बराबर एक तो हम एम इंटू में ए आर का मान लिख लो, क्या था ए आर का मान, डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर माइनस में आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, ठीक है। एक हमारे पास इक्वेशन आ गई ये। दूसरी इक्वेशन ए थीटा के बराबर क्या मान था हमारे पास, आर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस डी आर अपॉन डी टी टू डी आर अपॉन डी टी डॉट डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है, प्लस 2 इंटू ये मान था, ये मान बराबर 0 होता है। ये दो हमारे पास समीकरण बनती है, जो भी आप इनको नाम देना चाहो, ये दोनों आपकी फाइनल गति की समीकरण कहलाती है। देखिए आर यहाँ आगे लिखना, मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखना, आर डी स्क्वायर अपॉन डी टी, ठीक है। तो ये मान बराबर में, या चाहो तो इसको इस तरीके से लिख लो, ये इक्वल टू एफ ऑफ आर, ऐसे लिख लो, और ये बराबर 0। ये मान बराबर 0 ही होना चाहिए, तभी हमारे पास रेडियल फॉर्म में इक्वेशन आती है। इसलिए हम इसे, भाई है तो ये भी f का ही एक मान है, ऑब्वियसली सी बात है, आपको ही पता है जब r 0 हो तो f बराबर a थीटा पर डिपेंड करेगा ये मान, जब थीटा 0 हो तो r पर डिपेंड करेगा तब ये मान, लेकिन ये मान बराबर 0 होना चाहिए, इसलिए हमारे पास यही दोनों समीकरण इस फॉर्म में आती है। क्लियर है। इसके मल्टीप्लाई में m भी लिख लेना, सॉरी m भूल गए हम यहाँ, m, ठीक है। तो इन दोनों का जो भी हो आपके पास समीकरण 5 या 6, ये नाम लिख लो इनके, ठीक है। समीकरण 5 और 6 या जो भी हो, कोई और समीकरण नंबर हो वो लिख लेना, क्या कहलाते हैं ये, गति के समीकरण लिखना, समीकरण 5 व 6 गति के समीकरण कहलाते हैं, समीकरण कहलाते हैं। किसके लिए गति के समीकरण, अंडर सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल के लिए कण की गति के समीकरण है, ठीक है। ये दोनों और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों की दोनों आपको डायरेक्टली याद रखनी है। कोई अगर पूछे कि गति के समीकरण की रेडियल इक्वेशन, तो ये आपकी रेडियल इक्वेशन होती है, ये होती है रेडियल त्रिज्यीय इक्वेशन होती है, और ये आपकी एंगुलर इक्वेशन होती है, ठीक है ना, एंगुलर इक्वेशन होती है, ये द्विंगशीय इक्वेशन होती है, ठीक है। क्या है, गति के समीकरण किसके लिए है, केंद्रीय बल के अधीन कणों की गति के समीकरण, केंद्रीय बल के अधीन गति के समीकरण। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक आपको, जो भी इसमें लगा हो डेरिवेशन थोड़ी इसकी लेंथी सी थी, आप लोग उसको एक बार खुद से कॉपी में सॉल्व करके देखो,
तब वो आपके पास इजी फॉर्म में आपको समझ में आ जाएगी, ज़्यादा कुछ खास है नहीं, ठीक है ना। और डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर, किसी को कंफ्यूजन हो तो आप उसे रफ कॉपी में एज इट इज सॉल्व करके देखो, जैसे डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर को किया है, ठीक है। बिल्कुल सेम ही रिजल्ट आएगा आपके पास। अच्छा है, वो निकाल के देख लेना, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कैसे करना है, और इसी बहाने डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर का रिजल्ट भी निकल जाएगा, ठीक है। और ये ध्यान रखना, बेटर होगा इनको आप हिंदी की जगह इंग्लिश में याद रखो, तो क्योंकि एंगुलर और रेडियल आपको आई थिंक ऐसा आराम से याद रहेगा, तो भी जैसे आपका मन हो, तो ये आपकी रेडियल इक्वेशन होती है या आपकी एंगुलर इक्वेशन होती है, और दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट होती है सेंट्रल फोर्स के लिए, ठीक है। अब इसी का एक प्रकार से हमें इसी का प्रयोग कह लो, इन समीकरणों का प्रयोग कह लो, या जो भी है, तो एक अलग से हम हेडिंग डालते हैं। इन्हीं समीकरणों का प्रयोग करके, क्योंकि हम एक और मान निकालना चाह रहे हैं, तो आप चाहो तो उसको इनका प्रयोग भी कह सकते हो, गति के समीकरणों का अनुप्रयोग। हेडिंग हम क्या देंगे, कोणीय संवेग संरक्षण। कोणीय संवेग संरक्षण, ठीक है। तो अब देखो, हम इस इक्वेशन से प्रूव करेंगे कि हमारा कोणीय संवेग का मान कैसे संरक्षित रहेगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, हमारी जो एंगुलर इक्वेशन आई थी, एंगुलर समीकरण को, जो सेकेंड वाली नीचे वाली समीकरण आई थी, एंगुलर समीकरण को r से गुणा करने पर, ठीक है, हमें देखना है इन गति की समीकरणों से हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा, तो उन्हीं समीकरणों का यूज करके देख रहे हैं। तो हमारे पास एंगुलर समीकरण क्या आई थी, m इंटू में क्या मान था, r डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, यही मान आया था ना, r डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, या सॉरी डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी थीटा, आपके पास तो लिखा हुआ है r डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर और प्लस 2 डी थीटा अपॉन डी टी डॉट डी आर अपॉन डी टी, ये इक्वेशन थी बराबर 0, ठीक है। एंगुलर इक्वेशन थी हमारे पास में ये, क्लियर है। हम क्या करें, इसको हम कह रहे हैं कि r से इस समीकरण को गुणा कर देते हैं, तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा, m, यहाँ तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2r डी थीटा अपॉन डी टी डॉट डी आर अपॉन डी टी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम इस पूरी इक्वेशन को अगर हम कंबाइंड फॉर्म में लिखें, तो हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, एम आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी और डी अपॉन डी टी, इस रूप में लिख सकते हैं क्या। हम इसको चेक करके देखो, क्या ये सही लिखा हुआ है मैंने। देखो, अगर हम मान लेते हैं इसको, अगर मैं कोई फर्स्ट मान लूँ और इसको मैं सेकंड प्रोडक्ट मान लूँ, देखेंगे एक बार यहाँ पे, देखो सबसे पहले हम क्या करें, m कॉमन है, पूरी ब्रैकेट के बाहर हमने ले लिया, ठीक है। दूसरा हम क्या करें, आर स्क्वायर पहले एज इट इज रख देते हैं, डी थीटा अपॉन डी टी का करेंगे तो मान क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है। प्लस में दूसरा चीज हम क्या देखेंगे, यहाँ से हम m तो हमने बाहर ले ही लिया है, हाँ, एक बार तो हम आर स्क्वायर का करेंगे, तो आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r और डी थीटा अपॉन डी टी एज इट इज आ जाएगा, और आर का खुद का क्या हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी, इसका मतलब सही है, हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं समीकरण को। तो हमने इसको क्या किया, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, क्लियर है। हम यहाँ से क्या बात बोले, अगर डी अपॉन डी टी का मान अगर हम मान लेते हैं कि ये 0 के बराबर है, तो दोनों में से एक मान तो 0 होगा, तो यदि डी अपॉन डी टी बराबर क्या हो, 0 हो, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, एम आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी बराबर कैसा होगा, नियत होगा। सिंपल सी बात है, अगर किसी में परिवर्तन की दर 0, इसका मतलब ये पूरा मान किसके बराबर होगा, कांस्टेंट के बराबर। नोट कर लो पहले इतना, लिख लिया।
यहाँ से ये जो कोई कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट मान के बराबर है, हम कांस्टेंट मान लेते हैं कि जे मान लें हम इसको, ये कांस्टेंट जे के बराबर है। क्यों मान लेंगे जे, वो भी अभी हम बताते हैं कि माना नियत राशि बराबर जे है, तो हमें एक बार जो मान तो देखिए, मान क्या मिल जाएगा, एम आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी बराबर जे मिल जाएगा। ठीक है, क्यों मिल जाएगा हमें जे का ये मान, देखो जे बराबर क्या होता है, चूंकि यहाँ देखो जे बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, आई ओमेगा के बराबर होता है। आई बराबर क्या होता है, एम आर स्क्वायर, और ओमेगा बराबर क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी। और यही दोनों मान तो यहाँ पर आ रहे हैं, इसीलिए हमने इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही तो है जे के बराबर। जे बराबर लिख दो, आई का मान लिख दो एम एन स्क्वायर, और इसका मान लिख दो डी थीटा अपॉन डी टी। इसलिए हमने कांस्टेंट मान किसके बराबर मान लिया, जे के बराबर मान लिया। ठीक है ना, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एम्प्लाइज जे इक्वल टू आई ओमेगा के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है। तो हमारे पास जो मेन फॉर्मूला आया था लास्ट, वो क्या आया था, डी अपॉन डी टी। जो हमारे पास ये मान आया हुआ था ना, डी अपॉन डी टी, ये एम आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, डायरेक्टली ऐसे ही लिख लो। इससे ये समीकरण हमारी जो भी, उसको कोई नंबर दे देना या तो, या फिर इस तरीके से लिख देना। तो इस समीकरण से क्योंकि जे बराबर आई ओमेगा होता है, यहाँ से हम ये मान लिख सकते हैं, और आई का मान ये होता है, ओमेगा का मान ये होता है। क्लियर है। तो इस समीकरण में अगर हम इस एम स्क्वायर इंटू में डी थीटा अपॉन डी टी का मान रख देते हैं जे, तो मान क्या आ जाएगा हमारे पास, डी अपॉन डी टी जे इक्वल टू 0 आया था, इक्वल टू 0, और जे में परिवर्तन 0 है। इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मान था इक्वल टू 0 से, इसका मतलब जे बराबर कैसा आ गया, नियत। ठीक है, इसका मतलब क्लियर है कि संवेग संरक्षित, संवेग कैसा रहेगा, कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। लिख लो पूरा, समझ में आ गया होगा, बहुत इजी सा स्टेप है, लिख लीजिए। कई बार ये दोनों कंबाइंड आपके क्वेश्चन आ जाता है ऐसे कि केंद्रीय बल के अधीन कणों की गति के समीकरण व्युत्पन्न करो और प्रदर्शित करो कि केंद्रीय बल के अंतर्गत कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। आप क्या करोगे, गति के दोनों समीकरण निकाल ली, वहीं से डायरेक्टली एंगुलर वाली इक्वेशन ली जो हमने सेकंड इक्वेशन दी थी इक्वल टू 0, उसको हमने आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख दिया। और बस इस तरीके से लिखने के बाद तो क्या है, अगर डी अपॉन डी टी 0 है, बाकी पूरा प्रोसेस आपको पता है। ये मान जे के बराबर कैसे हुआ, ये हमने यहाँ से लिखा हुआ है, और यहाँ पे अगर हम इसका मान रख देते हैं जे का, तो हमारे पास जे बराबर क्या आ जाएगा, नियत हो जाएगा। नीचे लिखना, लास्ट में लिखना, देखो अर्थात केंद्रीय बलों के अंतर्गत, अर्थात केंद्रीय बलों के अंतर्गत कण का कोणीय संवेग, कण का कोणीय संवेग सदैव संरक्षित रहता है। कण का कोणीय संवेग सदैव संरक्षित रहता है। ठीक है, तो कोणीय संवेग का संरक्षण हमने दो तरीकों से देख लिया। जब हमने स्टार्ट किया था तब भी हमने एफ के मान से देख लिया, दोनों तरफ हमने क्या किया, आर क्रॉस अगर किया तो हमारे पास वहां से भी, क्योंकि आर क्रॉस एफ बराबर क्या होता है, टो के बराबर होता है। और टो हमने यहाँ पे एक तरीके से हमने कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझा कि हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया कि केंद्रीय बल है तो वो तो केंद्र की तरफ होता है, और जबकि टॉर्क क्या होता है, बलाघूर्ण केंद्र से दूर होता है। ठीक है ना, बलाघूर्ण केंद्र से दूर होता है, इसका मतलब केंद्रीय बल जहाँ पे लगेगा वहां पे बलाघूर्ण का मान 0 होगा, और टो 0 होने का मतलब क्या है कि टो बराबर डीजे बटे डी 0 होता है, इसलिए हमने इसको 0 किया। ठीक है, एक तो हम उस तरीके से मान लेकर दिया, और दूसरा हम गति के समीकरण से भी हमने प्रूफ कर दिया। तो यहाँ से भी दोनों तरीकों से कंफर्म हो चुका है कि कोणीय संवेग का मान केंद्रीय बल के अंतर्गत कैसा होगा, सदैव संरक्षित रहता है। ठीक है, तो आपके इस चैप्टर में ऐसी बड़ी बड़ी सी थोड़ी डेरिवेशन से जहाँ समझ में नहीं है, रफ कॉपी में सॉल्व करके देखो उनको।
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इससे नेक्स्ट टॉपिक